classes. रमन सर का नमस्ते आप लोगों को। ये थर्ड वीडियो है। आज हम मूल कंसेप्ट का अर्थात सम बेसिक कंसेप्ट का हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास को। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवरेज एटॉमिक मास। देखिए ये क्या है। यदि मान लीजिए, इमेजिन करिए कि कोई एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट X है और इस एलिमेंट के कई आइसोटोप्स हैं। मान लीजिए कि इस एलिमेंट के ये आइसोटोप्स हैं। ये एक आइसोटोप्स है XA1 और दूसरा आइसोटोप्स है ये XA2 और भी कई आइसोटोप्स है। इमेजिन कर लीजिए आप। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया Z। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। यदि हम इसके लिए यदि पूछा जाए इस आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कितना है तो हम बोलेंगे A1 AMU। क्या बोलेंगे? A1 AMU। और इसका एटॉमिक मास पूछा जाए तो हम बोलेंगे A2 AMU एंड सो ऑन। यदि इसका एटॉमिक वेट पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? A1। जबकि इसके एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? A2 एंड सो ऑन। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि एटॉमिक मास का यूनिट होता है जबकि एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन अब जरा आप समझिए, मुझे यदि इस आइसोटोप्स का एटॉमिक मास पूछता है तो मुझे पता है, इस आइसोटोप्स का एटॉमिक मास पूछता है तो मुझे पता है। लेकिन यदि मुझे किसी आइसोटोप्स का नाम ना लिया जाए, बस मुझसे पूछा जाता है कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X बताइए, यानी एलिमेंट X का एटॉमिक मास बताइए, तो ऑब्वियसली अब मेरे लिए समस्या है। हम की कैसे बोले? यहाँ तो केवल X है, X तो ये भी है और X तो ये भी है। तो हम जब भी ऐसी समस्याएं होती है तो हम क्या करते हैं कि एवरेज निकालते हैं। क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए कि इस आइसोटोप्स का नेचर में एबंडेंस कितना है। इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल एबंडेंस, या अंग्रेजी में कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहेगा अकरेंस, कहीं रहेगा प्रेजेंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये नेचुरल एबंडेंस है। मान लीजिए ये X1 और ये मान लीजिए X2 एंड सो ऑन, ये भी हो सकता है। तो अब हम इसका यदि निकालेंगे तो हम एवरेज करेंगे। क्या करेंगे कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप्स प्रेजेंट इन नेचर। यानी इस एलिमेंट का नेचर में जितने भी आइसोटोप्स हैं, चाहे इसकी संख्या जितनी है, तो उन सभी का हम एवरेज निकाल लेंगे। सभी के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लेंगे और हम उसे कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज निकालेंगे कैसे? तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? ये A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 और ऐसे ही सभी आइसोटोप्स के लिए कर लेंगे और ये X1 प्लस X2 और ऐसे ये कर देंगे। चूंकि हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं और इसलिए एटॉमिक मास का ही एवरेज है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? AMU। और ये वैल्यू कह सकते हैं मे बी इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में हो सकता है, इसीलिए एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है। जरा अब आ जाइए, यहां पर यदि कहता है कि इफ ये X1 X2 आर परसेंटेज एबंडेंस, यदि ये परसेंटेज एबंडेंस देन ये X1 प्लस X2 जितने भी हैं इसका सम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 100। लेकिन ऐसा हो सकता है कि X1 X2 आर फ्रैक्शनल एबंडेंस। ये क्या होगा? फ्रैक्शनल एबंडेंस होगा। और यदि ये फ्रैक्शनल एबंडेंस है तो वैसे स्थिति में कि ये X1 प्लस X2 ये इसका सम जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 1। तो ये बात दिमाग में रख लेंगे बात को। अब रह गया बात, यदि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट x का यदि एटॉमिक वेट पूछा जाता है तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में बस थोड़ा सा अंतर है कि एटॉमिक मास का यूनिट होता है जबकि एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये a1x1 प्लस a2x2 प्लस ऐसे करके ये x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसके आगे यूनिट नहीं यूज करेंगे और अर्थात ये भी मे बी इन अ फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन में हो सकता है। आप समझ चुके हैं। दो बातें हमने जान लिया कि एक तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे और एक्चुअली में एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में होता क्यों है, ये बात हम जान चुके हैं। आइए देखिए इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कैसे होता है न्यूमेरिकल्स, इन चीजों को भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा सबको, बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इन चीजों पर और आसान भी है, यदि आप पढ़े हुए रहते हैं तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे ध्यान देंगे ये एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हम कहते हैं कि नेचुरल बोरॉन हैज 2 isotopes. Natural boron has 2 isotopes of atomic mass 10 AMU and 11 AMU respectively। मतलब 2 आइसोटोप्स हैं और दोनों के एटॉमिक मास क्रमशः 10 AMU और 11 AMU है। कहता है कि इफ atomic weight of natural boron has 10.81, then calculate the percentage abundance of each isotopes। प्रत्येक आइसोटोप्स का हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एबंडेंस, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का सभी आइसोटोप्स के एबंडेंस का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा 100। अर्थात मान लीजिए कि यही नेचुरल बोरॉन है और इसके 2 आइसोटोप्स हैं, केवल 2 आइसोटोप्स है, सवाल में लिखा हुआ है। एक आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक मास 10 AMU है, इसलिए इसे B10 लिख देते हैं, और एक आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक मास 11 AMU है, इसलिए इसका B11 लिख देते हैं। अब देखिए इसका एबंडेंस, नेचुरल एबंडेंस हमसे पूछा जा रहा है तो हम मान लेंगे इसका एबंडेंस है X%। तो ऑब्वियसली इसका एबंडेंस कितना हो जाएगा बोलिए 100 माइनस X%। अब यदि हम देखिए एटॉमिक वेट दिया हुआ है 10.81, यानी ये फ्रैक्शन में है, इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि ये डेफिनेटली एक एवरेज वैल्यू है। और एवरेज वैल्यू यानी एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन के एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे कि 10 × X प्लस 11 × 100 माइनस X अपॉन, चूंकि 2 ही है और दोनों परसेंटेज में एबंडेंस दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 100। और ये वैल्यू देखिए 10.81, ये कितना दिया हुआ है 10.81, तो इसलिए इसे लिखेंगे 10x प्लस 11 × 100 माइनस X अपॉन 100। समझ रहे बात को। यदि इसे आसान है सॉल्व करना कि 1081 इज इक्वल टू 10x प्लस 11 100 माइनस 11x। समझ रहे हैं, देख रहे हैं बात को। अब आप बता दीजिए 10x और 11x है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा -x। -x को हम इधर ले आएंगे और इसे इस साइड ले जाएंगे, तो यानी x इक्वल टू 1100 माइनस 1081 यानी 19। गौर कर लीजिए, अर्थात इसका मतलब है कि B10 इसका नेचुरल एबंडेंस जो है वो 19% है, जबकि B11 इसका नेचुरल एबंडेंस कितना हो गया, तो 100 में 19 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलिए 81%। ध्यान में रख लेंगे बात। आई एक बात आप समझ चुके हैं, मिटा दें। ध्यान रखेंगे इन चीजों को
इंपॉर्टेंट है। आइए हम यहाँ से फिर हेडिंग्स थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरूरत की जगह पर चलते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं मूल कंसेप्ट में, यदि ये पार्टिकल्स हमारा मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल। देखिए ये मॉलिक्यूल्स के हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूल्स के। जैसे ध्यान दीजिएगा ये H2O3 P4 S8 इनर्ट गैसेस हैं, नियॉन, हीलियम एटसेट्रा, H2O CH4 NH3 कर दीजिए H2S, ये सभी C6 H12O6 ये सभी है। अब ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर जरा गौर करिए, ये भी मॉलिक्यूल्स है और ये सभी भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जबकि हम इन चीजों को ध्यान से सबको, जबकि इन सबको इसे गौर करिए, ये सभी है, इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसे देखिए एक ही तरह के एलिमेंट से यानी एटम से बना हुआ है, तो हम इसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल्स में यदि हम बात, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, यदि मॉलिक्यूल्स में बात करें, जैसे ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल 2 एटम से बना हुआ है, ओजोन का 1 मॉलिक्यूल 3 एटम से बना हुआ है, फास्फोरस का 1 मॉलिक्यूल 4 एटम से बना हुआ है, जबकि यहाँ H2O के भी 1 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम से बने हुए हैं हम उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हम उसे कहेंगे उसका एटॉमिसिटी। जैसे यदि एटॉमिसिटी 1 होता है तो हम इसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझते हैं, आपको पता होगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे जितने भी इनर्ट गैसेस हैं इसके एग्जांपल्स हैं। यदि एटॉमिसिटी 2 है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यदि 1 मॉलिक्यूल्स में एटम्स के नंबर 3 हैं तो एटॉमिसिटी 3 होगा, हम इसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे देखिए यहाँ पर हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जबकि H2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, O3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2O ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन कह सकते हैं। अब एक बात जरा गौर करिए, आप सबको पता है कि किसी भी कंपाउंड्स के 1 मॉलिक्यूल में यदि हम इस तरह से कोई फार्मूला लिख देते हैं तो किसी भी कंपाउंड के कोई भी कंपाउंड्स के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं हम इन चीजों को बता सकते हैं फार्मूला देख करके। और किसी भी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक वेट को सम कर दिया जाए तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक वेट के सम को हम उसका क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि अब आ जाइए, बताइएगा आप मुझे, आपको पता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, जैसे सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ये XM YN एक मॉलिक्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे कि X का, इसके 1 मॉलिक्यूल में एटम X की संख्या M है और एटम Y की संख्या कितनी है, N है, तो हम एटॉमिक वेट ऑफ X और इसे क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, M से, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Y, इसे क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, N से। अब आप देखिए ये, और यदि एटॉमिक वेट दोनों का मालूम है और फॉर्मूला मुझे ज्ञात है तो हम इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम बोलते हैं, सपोज कर लीजिए O2, तो O2 के 1 मॉलिक्यूल में 2 ही एटम्स हैं,
इसीलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और 2 एटम है इंटू 2, ये 32 कर देंगे। यदि हम बोलते हैं CO2, देखिए इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम, तो कार्बन एटम का एटॉमिक वेट 12 और 1 कार्बन एटम है इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और 2 ऑक्सीजन एटम है इंटू 2। देखिए आप इसे मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो यू गॉट द 44। यदि हम बोलते हैं कि CuSO4 है, अब जरा सोचिए कि कॉपर का इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 कॉपर एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम है। 63.5 कॉपर का एटॉमिक वेट, संख्या कितनी है 1, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32, इसके नंबर कितने हैं 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, इसके नंबर कितने हैं 4, और इसे सम कर लेंगे तो 159.5। लेकिन यदि यही चीज CuSO4 5H2O, यदि हम इसका निकालते हैं तो एक तो CuSO4 को निकाल लेते हैं, H2O निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप इसे लिख सकते हैं कि 63.5 और कॉपर का नंबर कितना है 1 और सल्फर के लिए 32 इंटू 1 और ऑक्सीजन है, देखिए एटॉमिक वेट 16 और ऑक्सीजन का नंबर देखिए यहाँ पर 4 है और इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 इंटू 5 और 4 कितना हो गया 9, इंटू कर देंगे 9 प्लस और हाइड्रोजन देखिए 5 इंटू 2 10, तो एटॉमिक वेट 1 इंटू क्या कर देंगे 10 और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 249.5। यानी इस तरह से यदि आप ध्यान दें तो हम इस तरह से कोई भी फार्मूला दे दिया जाए तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले सकते हैं। अब है कि मॉलिक्यूलर वेट यदि मुझे पता चल गया तो इससे फायदा मुझे क्या समझ सकते हैं इन चीजों को, आइए अब उसकी बात हम कह दें। देखिए यदि किसी भी कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट मुझे मालूम है तो ऑब्वियसली हमसे यदि पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो मुझे क्या करना चाहिए कि आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है, आप मॉलिक्यूलर वेट पता कर लीजिए और उसी मॉलिक्यूलर वेट के आगे AMU लगा दीजिए, ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मोलर मास पूछा जाए तो मोलर मास, और हम सब जानते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मोलर मास पूछा जाए तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, कोई भी पार्टिकल्स हो उसके 1 मोल के मास को हम लोग क्या कहते हैं मोलर मास। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। और ये होगा कितना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है, मॉलिक्यूलर वेट पता कर लेना है और उसी के आगे ऐसे ग्राम लगा देना है। जैसे याद करिए कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और हम उसके आगे यदि ग्राम लगा देते हैं तो हम उसे कहते हैं कार्बन का मोलर मास, या हम उसी को कहते हैं 1 ग्राम एटम। उसी तरह से हम इसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम को 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान में रख लेंगे बात को, तो 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ध्यान में रखेंगे। अब आप जरा सोचिए यदि कभी भी मुझे कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स मुझसे पूछा जाए तो मुझे क्या करना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप पता कर लीजिए। पार्टिकल्स की जगह पर अब क्या ले लेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर लेंगे और हम उसे डिवाइड कर देंगे क्या चीज से 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से। और यदि मुझे टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल का टोटल मास मुझे मालूम हो तो मुझे क्या करना चाहिए जरा बता दीजिए। टोटल मास मालूम है तो हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, लेकिन मोलर मास को हम किस यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में, तो इसीलिए मुझे पहले देख लेना है कि टोटल मास ग्राम में है या नहीं।
यदि ग्राम में नहीं होगा तो पहले उसे ग्राम में बदल लेंगे, फिर उसके बाद मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और मोलर मास के बदले में यदि मॉलिक्यूल्स है तो हम इसके जगह पर क्या यूज करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब आप जरा सोचिए कि मुझे यहां पर भी एक बार फिर तीन तरह के सवाल हो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो सकता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा सकते हैं। टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया हो सकता है, तो मुझसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या पूछा जा सकता है टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोले बात ध्यान में रख लेंगे। आइए मुझे बताइएगा, आप यहां पर एक क्वेश्चन आपसे रख रहे हैं, छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि which of the following is not a molecular formula। इसमें से कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है? जैसे एक है C6H12O6, दूसरा है सपोज कर लीजिए N2H4, और तीसरा है सपोज कर लीजिए C2H6O, और फोर्थ है सपोज कर लीजिए CaNO3 अब सवाल ये उठता है कि इसमें से कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। देखिए सवाल ये ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन में पूरी तरह से टूट जाए उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड इज नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but it simply called फार्मूला यूनिट। हम उसे सिंपली क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट। वो एक केवल फार्मूला यूनिट कहलाता है, लेकिन हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, नॉट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब जरा सोचिए, इसे किसी वाटर में ऐड करने के बाद ये अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसे यदि हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड है। और ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जो वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाते हैं तो हम उसके बारे में कहेंगे कि वो एक फार्मूला यूनिट है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। ध्यान में रखेंगे बात को, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में रखेंगे कि हम लोग यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं, फिर सवाल पर बात करेंगे एक छोटी सी चीज, और जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं? ग्राम मोलर वॉल्यूम। जरा ध्यान दीजिएगा, ग्राम मोलर वॉल्यूम। देखिए इस पहली बात तो इस हेडिंग्स को समझिए। देखिए लिखा हुआ है ग्राम मोलर वॉल्यूम। ये हेडिंग्स केवल और केवल फॉर गैस ओनली। एकदम कभी भी इस हेडिंग्स का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एकदम दिमाग में रखिए, इस हेडिंग का इस्तेमाल केवल और केवल हम किसके लिए कर सकते हैं? तो गैस के लिए कर सकते हैं। सॉलिड या लिक्विड के लिए इस हेडिंग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हेडिंग्स हमें लर्न कराता है कि यदि किसी भी गैस का मास, ग्राम किसका यूनिट है? मास का। मास दिया जाए और हमें उस गैस का वॉल्यूम पूछा जाए तो हम उस मास को मोल में पहले बदलेंगे और फिर उस मोल को किस में बदलेंगे? वॉल्यूम में। रिवर्सिबली यदि किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए तो हम उस वॉल्यूम को पहले मोल में बदलेंगे, फिर उस मोल को किस में बदलेंगे? मास में बदलेंगे। तो देखिए कोई भी गैस, सभी गैस मॉलिक्यूल्स है, और कोई भी मॉलिक्यूल का यदि मास दे दिया जाए और मोल में कैसे बदलेंगे, तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन मुझे अब यही समझना है कि मोल को वॉल्यूम में कैसे बदलेंगे और वॉल्यूम को मोल में कैसे बदलेंगे। तो मुझे एक लाइन ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस at NTP
या STP भी लिखा हुआ हो सकता है सवाल में। STP इज 22.4 लीटर या कहेंगे 22,400 मिलीलीटर। कोई भी गैस हो, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी गैस हो यदि वो 1 मोल है और NTP या STP पर है तो हम उसके वॉल्यूम को बोलेंगे 22.4 लीटर या कहेंगे 22,400 मिलीलीटर। लेकिन NTP या STP पर, तब तो इसका मतलब है कि यदि किसी भी गैस का यदि मुझे वॉल्यूम दे दिया जाए, जैसे सपोज कर लीजिए कि 11.2 लीटर है, तो देखिए 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 11.2 लीटर है, तो हम क्या करेंगे, उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए कभी भी किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए तो देखिए यदि मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस दिया हुआ है तो मेरा काम होना चाहिए इसे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दीजिए। यदि मुझे टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो मेरा काम होना चाहिए कि आप उसका मोलर मास अर्थात मॉलिक्यूलर वेट पता कर लीजिए और उसी मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट यदि लेंगे तो यहां पर इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम, टोटल मास का यूनिट ग्राम होना चाहिए। और अब यदि वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में दिया हुआ है और एट NTP है या STP है तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से। और यदि मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस मिलीलीटर में दिया हुआ है और एट NTP है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे कितने से, 22,400 मिलीलीटर से। देखिए यहां पर मैंने गैस लिखा हुआ है, गैस नहीं भी हो सकता है, इसके लिए गैस नहीं भी, लेकिन मॉलिक्यूल्स होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात वॉल्यूम की होगी और मोल्स में बदलेंगे तो ये जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए, गैस। और यदि उस गैस का वॉल्यूम लीटर में और NTP पर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे या 22,400 मिलीलीटर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम को भी मोल में बदल सकते हैं, मास को भी मोल्स में बदल सकते हैं। समझ रहे हैं इन चीजों को। अब एक बात जरा देखिए, रह गई बात NTP या STP की। कभी कभी मेरे सवाल में NTP या STP नहीं लिखता है, और यदि NTP या STP नहीं लिखे, NTP या STP, NTP मतलब हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि बात NTP की हो तो प्रेशर 1 atm ये यूज करेंगे, अर्थात 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या क्या बैठेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 6 बार, या हम इसे 760 टॉर बोलते हैं, सॉरी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और या इसे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोल सकते हैं, या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg बोल सकते हैं। लेकिन यदि बात टेम्परेचर की हो जाए तो टेम्परेचर के लिए हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इसे कहाँ बैठेंगे 273 कैलोरी। इसे हम 1.0, इसे देखिए यहाँ पर, इसे 1.01 बार भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा बात को, ये प्रेशर के लिए ही है लिखा हुआ। तो अब आपको इस प्रेशर में से कोई भी एक प्रेशर दे दे और इसमें से कोई एक टेम्परेचर दे दे तो आप समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, NTP या STP की। और वैसे स्थिति में किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर के बराबर होगा। अब आप देखिए, किसी भी गैस का मोलर मास आप निकाल सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम कर देंगे, और किसी भी गैस का आप वॉल्यूम भी जानते हैं। तो अब आपसे यदि कोई पूछ दे कि गैस की डेंसिटी एट NTP बताइए, यदि आपसे कोई पूछे कि डेंसिटी ऑफ गैस बताइए, तो ऑब्वियसली मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे,
अब जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरा ये वेसल है, इसमें ये गैसेस है और ये n मोल गैस है, तो n मोल गैस का मास लेंगे तो 1 मोल गैस का मास होता है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के बराबर, और n मोल का n से मल्टीप्लाई कर देंगे और कर दीजिए 1 मोल गैस के वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम। देखिए मोलर वॉल्यूम और इनटू हम यहां पर क्या कर देंगे n मोल का वॉल्यूम ले। यदि हम किसी गैस की डेंसिटी यदि हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए मेरे पास ये गैस है, इस गैस का नंबर ऑफ मोल्स है n मोल, और डेंसिटी यदि हम बात करते हैं तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम इस n मोल का मास लेंगे और इसी n मोल का हम वॉल्यूम लेंगे, तो n मोल का मास क्या होगा n इंटू मोलर मास अर्थात मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, और n मोल का वॉल्यूम लेंगे तो 1 मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, n मोल को वॉल्यूम को n इंटू मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। मॉलिक्यूलर वेट को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोलर वॉल्यूम को हम Vm कह देते हैं। तो अब बताइए किसी भी गैस का यदि मोलर मास मुझे मालूम है और मोलर वॉल्यूम मुझे मालूम है तो वैसी स्थिति में हम डेंसिटी बता दे सकते हैं। जैसे यदि डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस यदि आपसे पूछा जाए, नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी यदि पूछा जाए, सॉरी डेंसिटी ऑफ गैस एट एनटीपी, किसी भी गैस के लिए एनटीपी पर यदि डेंसिटी पूछा जाए तो हम उस गैस का मोलर मास लेंगे। और अब आपको मालूम है कि एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम होता कितना है, तो लीटर में यदि बात करेंगे तो 22.4 लीटर बोलेंगे, अर्थात डेंसिटी हो जाएगा ग्राम पर लीटर में, और यदि मोलर मास में हम 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। अर्थात अब जरा सोचिए, यदि आपको डेंसिटी ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी पूछा जाए तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 32/22.4 ग्राम पर लीटर कहेंगे, और यदि डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी पर यदि नाइट्रोजन गैस का डेंसिटी निकालना हो तो 28/22.4 ग्राम पर लीटर बोलेंगे, ग्राम पर लीटर, या 28/22,400 ग्राम पर मिलीलीटर बोलेंगे। अर्थात आपको किसी भी गैस का नाम ले लिया जाए तो आप बड़े आराम से उस गैस का एनटीपी पर डेंसिटी बता सकते हैं। अब यदि दोनों ही गैस के डेंसिटी का रेशियो कर दें, यदि आपसे कहा जाए कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलेटिव टू नाइट्रोजन गैस बताइए, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलेटिव टू नाइट्रोजन गैस, तो हम दोनों के डेंसिटी का रेशियो कर देंगे, तो वैसी स्थिति में किसके बराबर हो जाएगा 32/28। देखिए ये 22.4 कैंसिल हो जाएगा। तो अर्थात हमसे पूछा जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसको कहेंगे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलेटिव टू नाइट्रोजन गैस बताइए। देखिए लेकिन यदि आपसे पूछा जाए डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डेंसिटी ऑफ CO2 गैस रिलेटिव टू ऑक्सीजन गैस बताइए, तो हम क्या निकालेंगे बोलिए तो डेंसिटी ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ O2, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32। इस तरह से किसी भी गैस का एनटीपी पर या सेम टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन हो और डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए तो हम उसके मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो कर देंगे। इसलिए मुझे ये याद रखना चाहिए कि एट सेम T एंड P यानी टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो दो गैस के डेंसिटी का रेशियो उसी दोनों गैस के मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के बराबर होगा। आज के लिए हम आज के वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। कल हम आएंगे तो इस पर पहले 1-2 सवाल बनाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे वेपर डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस मिक्सर के बारे में। थैंक यू।